Hello, I'm Ganesh Kumar. Welcome to my YouTube channel RK Science Coaching. Dear friends, today we are study about सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल. इसे हिंदी में सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल कहते हैं या ताराकाय और तारा केंद्र कहते हैं. तो ये सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रियोल क्या है, इस बारे में जानते हैं. तो किसी भी यूकैरियोटिक कोशिका में जंतु व पादप. अब यहाँ पर पादप में थोड़ा सा एक्सेप्शनल है, हायर प्लांट में नहीं पाए जाएंगे. जिम्नोस्पर्मिक प्लांट और एंजियोस्पर्मिक प्लांट में नहीं पाए जाएंगे और कुछ निम्न वर्गीय पादपों में ये पाए जाएंगे, जैसे कि शैवाल में, ब्रायोफाइटा में, फर्न में, इन सभी में सेंट्रियोल पाए जाएंगे. और जंतु की जो भी जंतु हो, सभी जंतु कोशिका में सेंट्रियोल पाई जाती है. कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्या पादप कोशिका में सेंट्रियोल पाए जाते हैं. तो उनका मकसद ये होता है कि हायर प्लांट में, पूछने का उनका मकसद रहता है हायर प्लांट में. तो हायर प्लांट में नहीं पाए जाते हैं, कहीं भी नहीं पाए जाते हैं. तो चलिए अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की ओर. तो इसका खोज किसने किया? इसका खोज एडवर्ड वान बेंदेन ने किया 1883 ईस्वी में. एडवर्ड वान बेंदेन ने 1883 ईस्वी में किया. और इसका नाम थियोडोर वोवेरी ने 1888 ईस्वी में इसका नामकरण किया. नाम किसने दिया? थियोडोर वोवेरी ने. ठीक है. ये जंतु कोशिका में केंद्रक के पास, ये देखिए, ये एक टाइपिकल एक नमूना जंतु कोशिका का है. ये केंद्रक के पास में ही सेंट्रोसोम हमने बनाया है, ताराकाय बनाया है. ताराकाय में क्या सब होते हैं? तो ताराकाय में यानी सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल और सेंट्रोस्फीयर पाए जाते हैं. अब ये सेंट्रोस्फीयर क्या है? तो ताराकाय को यानी सेंट्रियोल के चारों ओर स्वच्छ एवं कोशिका द्रव पाई जाती है. स्वच्छ कोशिका द्रव पाई जाती है. उसकी प्रकृति कैसी होती है? अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव. अक्रिस्टलीय द्रव होता है, यानी ये एक तरह का साइटोप्लाज्म ही है, लेकिन अक्रिस्टलीय है और सेंट्रियोल को जो है घेरे रहती, जेल टाइप का होता है. यानी जितने भी साइटोप्लाज्म इधर इर्द गिर्द है ना, उससे थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का ये द्रव होता है, कोशिका द्रव होता है, जिसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं. नाम से सेंट्रोस्फीयर यानी सेंट्रियोल के चारों ओर पाए जाने वाले द्रव. ये किस प्रकृति के होते हैं? अक्रिस्टलीय होते हैं. कई बार पूछा गया है कि सेंट्रोस्फीयर की प्रकृति क्या है? तो वो अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव है. परिधीय द्रव है, चारों तरफ से घेरे हुआ है सेंट्रियोल को. दो सेंट्रियोल होते हैं. एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल होते हैं और दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के लंबवत होते हैं. ये देखिए, एक इस तरह से ऊपर और एक नीचे फ्लैट है. तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं. दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं. इस तरह से ताराकाय में क्या सब है? ताराकाय में सेंट्रियोल है यानी तारा केंद्र है और सेंट्रोस्फीयर है. तारा केंद्र इसका नाम क्यों पड़ा? ताराकाय इसका नाम क्यों पड़ा? ये पूरी संरचना ताराकाय है, उसके अंदर तारा केंद्र है. हिंदी नाम थोड़ा सा हो जाता है बोलने में. सेंट्रियोल जो है, सेंट्रियोल इसके केंद्र में है. ये तारा जैसी संरचना देखने को मिल रहा था उस माइक्रोस्कोप में. जब डीपली नॉलेज किया गया तो ये थोड़ा स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, तारे नुमा संरचना उसका जो है दिख रहा था. मैंने यहाँ स्ट्रक्चर बनाया. क्या आपको नहीं लग रहा है कि तारे जैसा दिख रहा है? जी दोस्तों, ये तारे जैसा दिख रहा है, इसीलिए इसका नाम ताराकाय. काय मतलब बॉडी, तारा जैसा बॉडी दिख रहा है. और इसके अंदर ये केंद्र में दो संरचनाएं सेंट्रियोल पाई जाती है, इसीलिए इसका नाम तार केंद्र रखा गया. और इसके चारों तरफ एक साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड घेरा हुआ है, जिसे हम सेंट्रोस्फीयर कहते हैं. इसकी प्रकृति अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव जैसी होती है. यानी कहेंगे क्या
कि ये क्या है, अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव ही है। दोस्तों चूंकि एक सेंट्रोसोम में, एक ताराकाय में 2 सेंट्रियोल होते हैं, इसीलिए इसे हम डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि एक ताराकाय के अंदर 2 तारक केंद्र हैं, यानी एक सेंट्रोसोम के अंदर 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं और उसके चारों ओर सेंट्रोस्फेयर पाए जाते हैं, जो कि अक्रिस्टलीय परिधीय द्रव है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कि हम इसकी संरचना की बात कर रहे थे, आंतरिक संरचना की बात कर लेते हैं। तो सेंट्रियोल में क्या सब पाया जाता है? सेंट्रियोल में डीएनए, आरएनए और प्रोटीन पाई जाती है। साथ ही सूक्ष्म नलिकाएं भी पाई जाती है, जो कि प्रोटीन की बनी होती है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर? सूक्ष्म नलिकाएं। तो 9 गो परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। अगर ये इस तरह का आपका बंडल है, सेंट्रियोल का बंडल है, और जब आप इसको कटिंग करके देखेंगे तो लगेगा कि 9 गो पाइप का जो है बंडल रखा हुआ है। इसको इस तरह की संरचना आप अगर देखेंगे पूरा, तो इस तरह की कटिंग आपको दिखेगी। और एक पाइप यानी एक सूक्ष्म नलिका के अंदर 3 उपतंतुएं पाई जाती है, यानी 3 गो सब माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं, या फिर सब माइक्रोफाइब्रिल्स पाए जाते हैं। अगर आप इसको फाइब्रिल्स कहते हैं तो वो क्या हो जाएगा? सब माइक्रोफाइब्रिल्स। ठीक है, उपतंतु, अगर तंतु कहते हैं तो उपतंतु, अगर माइक्रोफाइब्रिल कहते हैं तो क्या हो जाएगा? सब माइक्रोफाइब्रिल। एकदम सिंपल है। तो एक परिधीय सूक्ष्म नलिका में 3 गो उपतंतु पाई जाती है और तीनों का नाम इस प्रकार से ABC है। क्या है? ABC है। और इसका अरेंजमेंट इस तरह से होता है। एक सूक्ष्म नलिका का, यानी एक परिधीय सूक्ष्म नलिका दूसरे परिधीय सूक्ष्म नलिका के उपतंतु C से जुड़ा होता है, यानी AC से जुड़ा होता है। यानी यहाँ पर एक बॉन्ड बन जाता है जिसे AC कनेक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? AC कनेक्टिव या AC संयोजनी। क्या कहते हैं? AC संयोजनी। अब सभी AC संयोजनी इस तरह से केंद्र की ओर जा रही होती है, एक संरचना द्वारा, मतलब जुड़ने के लिए केंद्र से जा रही होती है। वो भी प्रोटीन का ही बना होता है। तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अरीय दंड। अरीय दंड कहते हैं। अरीय दंड कहते हैं। अरीय दंड कहते हैं। रेडियल स्पोक कहते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि माइक्रोफाइब्रिल्स किसकी सहायता से हब से जुड़े होते हैं? तो अरीय दंड यानी रेडियल स्पोक की सहायता से जो है जुड़े होते हैं। अब रेडियल स्पोक भी प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो केंद्र में है वो माइक्रोट्यूबुल्स नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में जब सीलिया फ्लैजिला बता रहा था, सीलिया फ्लैजिला में इसी तरह की संरचनाएं होती है उसके बेसल बॉडी में, आधारीय संरचना में। तो उस आधारीय संरचना में मैंने अरेंजमेंट आपको बता दिया था 9+1, जबकि ये 9 का मतलब हो गया कि 9 गो परिधीय सूक्ष्म नलिका है, और 1 का मतलब हो गया कि केंद्र के अंदर भी एक सूक्ष्म नलिका है। लेकिन दोस्तों ये केंद्र के अंदर सूक्ष्म नलिकाएं नहीं है, सूक्ष्म नलिका की तरह व्यवहार नहीं करती, इसीलिए यहाँ 0 होना था। आपको ये बताना वहां भूल गए कि ये एक लग तो रहा है कि एक माइक्रोट्यूबुल्स है, पर वो एक माइक्रोट्यूबुल्स या माइक्रोफाइब्रिल्स नहीं है। ये कहना हम भूल गए वहां पर, इसके लिए सॉरी। ठीक है, अब इसकी यांत्रिक संरचना किस तरह से होती है? आप यांत्रिक संरचना देख लीजिए। 9+0 की व्यवस्था होती है। 9+0 अभी ये बताए 9 यानी ये परिधीय सूक्ष्म नलिका होती है 9 गो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गो,
और प्रत्येक परिधीय नलिका 3 उपतंतुओं से बने हुए हैं, सब माइक्रोफाइब्रिल से बने हुए हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट फैशन में इसके परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है। ट्रिपलेट फैशन में इसके परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं पाई जाती है, परंतु केंद्र में कोई परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं नहीं होती है। ठीक है, अब परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। कई बार पूछे जा चुके हैं कि जो है परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं किस चीज की बनी होती है, तो वो ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ पर अरीय दंड भी प्रोटीन का, रेडिय हब जिसे स्पोक कहते हैं वो भी प्रोटीन का बना होता है, और ये यहाँ के केंद्र में जो है जिसे हम HUB हब कहते हैं, हब मीन्स इसका ध्रुव, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ध्रुव है वो भी किस चीज के बने हुए हैं, प्रोटीन के। लेकिन अरीय दंड और ध्रुव का जो प्रोटीन है वो अलग टाइप का होता है, दोनों डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि बीच में ध्रुव है, ध्रुव है और चारों तरफ से परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं हैं। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये बैलगाड़ी की पहिए जैसी संरचना है। बैलगाड़ी के पहिए में बीच में ध्रुव होता है, चारों तरफ से उसका स्पोक होता है, यहाँ भी स्पोक है, रेडियल स्पोक, और टायर को आप मान लीजिए परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर कैसा है, बेलनाकार है और बैलगाड़ी के पहिए के समान है, कार्टवेल के समान है। इसके अंदर में मैंने बताया कि DNA और RNA और प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये जो DNA है, इस बात की पुष्टि किसने किया था, रैंडवेल और डिस्प्रे नामक वैज्ञानिक ने, रैंडवेल और डिस्प्रे नामक वैज्ञानिक ने बताया कि इस सेंट्रियोल के अंदर भी DNA है। कैसा है, नेक्ट है और डबल स्ट्रैंडेड है, नेक्ट है और डबल स्ट्रैंडेड है। एक बात यहाँ पर और ध्यान देने की जरूरत है, मैंने यहाँ लिखा है 40 डिग्री एंगल। तो आप एक रेडियल स्कोप और दूसरे रेडियल स्कोप के बीच की बात कर सकते हैं, दोनों के बीच में कितना 40 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, यानी सभी सूक्ष्म नलिकाएं, परिधीय सूक्ष्म नलिकाएं कितने एंगल पर शिफ्ट होती है, 40 डिग्री पर ये सूक्ष्म नलिकाएं अरेंज्ड रहती है, अरेंज्ड रहती है। अगर हम एक उपतंतु C या B या चाहे A को जूम करके देखें तो इस तरह की संरचना हमको प्राप्त होगा, यानी प्रत्येक उपतंतु 13 गोलाकार इकाइयों के बने होते हैं और एक गोला का साइज क्या है, 250 एंगस्ट्रॉम होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं सूक्ष्म संरचना तो एक कोशिका है ही, कोशिका के अंदर की जो संरचना है वो और भी जटिल होती है। चलिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं कि इसके स्ट्रक्चर तो हमने जान ही लिया, अब हम इसके कार्य के बारे में पढ़ते हैं कि अब इनका कार्य क्या है कोशिकाओं में। दोस्तों, तो सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम यानी ताराकाय का काम कोशिका विभाजन करने में है। ये कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। सेंट्रोसोम में पाए जाने वाले दोनों सेंट्रियोल कोशिका में जब विभाजन होती है तो धीरे धीरे विपरीत पोल की ओर आ जाते हैं। एक तो यही रह जाता है और दूसरा इसके आमने सामने अपोजिट पोल की ओर चले जाते हैं और निकालते हैं एस्टर रे, एस्टर रे निकालते हैं और स्पिंडल फाइबर निकालते हैं, जिसके कारण इसका जो केंद्रक झिल्ली है वो ब्रेक कर जाता है। एस्टर रे निकालता है और स्पिंडल फाइबर निकालता है। स्पिंडल फाइबर निकालने से ये न्यूक्लियस का जो मेम्ब्रेन है, केंद्रक का जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक कर जाता है और ब्रेक होने के बाद इस केंद्रक के अंदर की जो भी क्रोमोसोम है वो
फ्री हो जाते हैं इस तरह से, और ये एस्टर रे, इस स्पिंडल फाइबर इस तरह से इसके केंद्रक में जुड़ जाते हैं। मेटाफेज की स्थिति मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। अब ये सेल डिवीजन की मेटाफेज क्या है वो हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। मेटाफेज सेल डिवीजन क्या होता है, ये सारी बात सेल डिवीजन के प्रोसेस में पढ़ते हैं। ये विभिन्न स्तर होते हैं, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, तो जो भी है सेल डिवीजन में हम उसे देख लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति भी करता है, बेसल बॉडी का निर्माण करता है उसका, और कोशिका विभाजन करते समय ये मेटाफेज में अपना योगदान देता है और क्रोमोसोम को अपनी अपनी ओर खींच लेता है और क्रोमोसोम आधा आधा हो जाता है। इस तरह से कोशिका में जेनेटिक मटेरियल बंट जाते हैं और कोशिका का बंटवारा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका विभाजन के समय ये तारकीय अरे यानी स्पिंडल फाइबर निकालता है, जिस तरह से कोशिका विभाजन में ये हेल्प करता है और ये बहुत 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 ज़रूरी है। और एक और उपयोग है, ये शुक्राणु के टेल को बनाने में, ठीक है, टेल को बनाने में मदद करता है, यानी टेल में यही होते हैं। क्या होते हैं, तो सेंट्रोसोम का ये जो एक सेंट्रियोल है एकदम पूंछ की ओर बढ़ता है और दूसरा जो है इसके बॉडी में ही जो है हेड एरिया के पास ही पाए जाते हैं। तो जब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब जानेंगे ये सब। तो आप यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि ये इसे मोटेलिटी करवाता है, इसके पूंछ को गति मिलती है और तब जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी इसमें पाए जाते हैं। तो ये तो वहाँ जब हम स्पर्म के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको जानने को मिलेगा। तो आप यहाँ भी देख लीजिए, सेंट्रियोल कहाँ होता है, स्पर्म के पूंछ में भी होता है। सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति भी सेंट्रियोल से ही होती है, तारक केंद्र से ही होती है सीलिया और फ्लैजिला की उत्पत्ति, और कोशिका विभाजन में इसका अहम रोल है। दोस्तों, आज का टॉपिक समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी हमारे प्रयास को पहुंचाइए। दोस्तों, अगर कोई कमी रह जाती है वीडियो बनाने में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका सुधार करने की प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।